गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेक्सोनोमिक एड शुरू किया था और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। टेक्सोनोमिक एड इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि लिविंग वर्ड से क्वेश्चन आ रहा है तो टेक्सोनोमिक एड से क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो टेक्सोनोमिक एड को डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के कौन कौन से मेथड हैं, क्योंकि कुछ जो आपके टेक्सोनोमिक एड्स हैं वो कंजर्वेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व भी करते हैं। तो वो किस टाइप का कंजर्वेशन कर रहे हैं उसके बेसिस पर हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन या इसको हम ऑन साइट कंजर्वेशन भी कहते हैं, और सेकंड है एक्स सीटू कंजर्वेशन या इसको हम ऑफ साइट कंजर्वेशन भी कहते हैं। अब बेटा समझने की कोशिश करो, इन सीटू का मतलब क्या है? जो चीज़ जहाँ जिस एरिया में मिल रही है, जो उसकी नेचुरल हैबिटेट है, अगर हम वहीं पर उसको कंजर्व कर रहे हैं तो ये तो क्या कहलाती है? इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, दैट मीन्स इन सिटू कंजर्वेशन क्या है? ऑन साइट कंजर्वेशन। उसी साइट पे आपको कंजर्व करना है जिस साइट पे आपको वो स्पीसीज मिलती है। जबकि ऑफ साइट कंजर्वेशन में क्या होता है बेटा कि आपके स्पीसीज मिलते हैं किसी और एरिया में, लेकिन हम वहाँ पर उसको कंजर्व नहीं कर रहे हैं, उसको हम यहाँ से उठा करके किसी स्पेशलाइज प्रोटेक्टेड एरिया पर लेके जाते हैं और वहाँ जाकर के उसको कंजर्व कर रहे हैं। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसलिए इसको हम कहते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन। ऑन साइट में क्या था? जहाँ पे वो स्पीसीज है वहीं पर हम उसको कंजर्व कर रहे हैं, जो उसकी नेचुरल हैबिटेट है वहीं पर हम उसको कंजर्व कर रहे हैं। जबकि एक्स सीटू कंजर्वेशन में उसको हम कंजर्व किसी स्पेशल जगह पर ले जाकर के करते हैं, उसी साइट पे नहीं करते हैं। ठीक है, अब किस केस में हम इन सीटू कंजर्वेशन करते हैं और कब हम एक्स सीटू कंजर्वेशन करते हैं? भाई बायोडाइवर्सिटी हम कंजर्वेशन कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं स्पीसीज को। दैट मीन्स कंजर्व तो हम इसीलिए कर रहे हैं कि क्योंकि उस स्पीसीज का नंबर क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन किस केस में हम ऑन साइट करेंगे, किस में ऑफ साइट करेंगे, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर कोई स्पीसीज थ्रेटन्ड है, नियर टू एक्सटिंक्शन पहुंच चुकी है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो हाई रिस्क पे है कि वो कभी भी क्या हो सकती है? एक्सटिंक्ट हो सकती है। ठीक है, तो आपकी कोई स्पीसीज थ्रेटन्ड है या एंडेंजर्ड है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस स्पीसीज को एक्स सीटू कंजर्वेशन से कंजर्व करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम उस स्पीसीज को वहीं पर कंजर्व करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कंजर्व नहीं कर सकते। मान लो ये आपका फॉरेस्ट है और इसमें हमने लॉइन को कंजर्व करना है, तो अगर हम इन सीटू कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट अगर लगाते हैं तो इस लॉइन की स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए हमें इस पूरे फॉरेस्ट को कंजर्व करना पड़ेगा। किसको कंजर्व करना पड़ेगा? पूरे फॉरेस्ट को। दैट मीन्स रिसोर्सेज क्या चाहिए? ज़्यादा। एक तो हम अकेला लॉइन को कंजर्व करते, अब हमें पूरे फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, तो पूरे फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए हमें रिसोर्सेज क्या चाहिए? ज़्यादा। अब हम रिसोर्सेज तो दे रहे हैं ज़्यादा, लेकिन ये बेनिफिट सबको मिलेगा। वहाँ पर जो भी स्पीसीज सर्वाइव कर रही है, मे बी प्लांट, मे बी एनिमल्स, मतलब कोई भी बर्ड, कोई भी एनिमल, सबको बेनिफिट मिलेगा। हालांकि बेनिफिट लॉइन को भी मिलेगा, लेकिन जितने हम रिसोर्सेज दे रहे हैं उसके कंपैरिजन में लॉइन को बेनिफिट क्या मिलेगा? कम। तो अगर कोई स्पेसिफिक थ्रेटन्ड है तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि लॉयन तो हाई रिस्क पे है, बाकी स्पेसिस थोड़ी ना हाई रिस्क पे है। ठीक है, तो उसके केस में हम क्या करते हैं? एक्स सीटू कंजर्वेशन करते हैं। अब यहाँ पर जो भी हम रिसोर्सेज देंगे वो टोटली सिर्फ किसके लिए देंगे? लॉयन को कंजर्व करने के लिए। इसका मतलब वहाँ लॉयन को उतना ही बेनिफिट पहुँचाने के लिए इन सिटू में हमें ज़्यादा रिसोर्सेज सप्लाई करने पड़ रहे थे और एक्स सिटू में कम रिसोर्सेज पे काम चल जाता है। दूसरा क्या है? वहाँ पर हम पूरे फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं,
तो स्कोप बड़ा है। यहाँ हम पर्टिकुलर उसी स्पीसीज को कंजर्व करेंगे जो कि थ्रेटेंड है, तो उसके यहाँ फोकस क्या रहेगा, ज़्यादा। इसका मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल स्पीसीज के लिए क्या रहता है, एक्स2 कंजर्वेशन। लेकिन हम हर स्पीसीज को उठा करके तो स्पेशल प्रोटेक्टेड जगह पे नहीं लेके जा सकते हैं, इसलिए हम एक्स2 कंजर्वेशन सिर्फ किन केसेस में करते हैं, जब कोई स्पीसीज बहुत थ्रेटेंड हो जाती है, बहुत हाई रिस्क पे है कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो लॉस हो जाएगी। अब हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि नेचर में हर स्पीसीज का कोई ना कोई रोल है। अगर कोई भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है तो मे बी वो इकोसिस्टम में इम्बैलेंस ला दे, तो वो ह्यूमन के लिए हार्मफुल होगा। इसलिए हम क्या चाहते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पर हम इन सिटू कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं और कहाँ हम एक्स सिटू कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बेटा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और सेक्रेड ग्रुप, इन सभी जगह पे इन सिटू कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगता है। मतलब यहाँ पर हम स्पीसीज को कंजर्व नहीं कर रहे हैं, हम पूरे एरिया को कंजर्व कर रहे हैं। अगर मैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करूँ तो वर्ल्ड में आज टोटल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है, कितने हैं, 34। 25 पहले बनाए गए थे और 9 को बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, लेकिन इनमें से इंडिया सिर्फ कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा है, 3 का। जरूरी नहीं कि वो पूरा पूरा, वो दूसरे कंट्रीज के साथ भी शेयर करता है, लेकिन कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में इंडिया का कुछ पार्ट आता है, तो वो कितने हैं, 3। इसी तरीके से ये तो था वर्ल्ड की बात, तो इंडिया में कितने हैं, 3 हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। नेशनल पार्क्स की अगर हम बात करें तो इंडिया में 90 नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर हम बात करें तो इंडिया में 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, और सेक्रेड ग्रोव हम किसे कहते हैं बेटा, ऐसे स्पेशलाइज्ड ट्रैक्ट जिनको लोकल पीपल वेनरेट करते हैं और टोटल प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे कि आपकी गारो खासी जयंतिया की जो हिल्स होती हैं, अरावली हिल्स है हमारे आसपास, दे आर सेक्रेड ग्रुप। वो क्या है, सेक्रेड ग्रुप। इनको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 12th में भी आता है आपका, वहाँ हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पर आपका इन सिटू कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगता है, जबकि एक्स सिटू कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ लगता है, बोटैनिकल गार्डन। आपने अगर किसी बोटैनिकल गार्डन को विजिट किया हो तो क्या वहाँ पर जो आपको प्लांट्स लाइव स्टेट में मिलते हैं, क्या वो उनकी नेचुरल हैबिटेट वही है, नहीं। हम उनको कहीं कहीं से अलग अलग एरिया से ला करके वहाँ पर हमने ग्रो करा है और उनको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, तो ये एक्स सिटू कंजर्वेशन का पार्ट है। सिमिलरली अगर आपने जूलॉजिकल पार्क देखे हो तो वहाँ पर भी हम फॉरेस्ट से अलग अलग एनिमल्स को ला करके वहाँ कंजर्व करते हैं, उनकी ब्रीडिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उनके नंबर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आते हैं। ध्यान देना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में इन सिटू कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स में एक्स सिटू कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्यों कराई, क्योंकि यहाँ टेक्सोनोमिक एड्स में हम 2 टेक्सोनोमिक एड पढ़ेंगे, आपका बोटैनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क। तो बोटैनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, तो ये तो था इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ। सबसे मेन जो टेक्सोनोमिक एड है वो है हर्बेरियम। बेटा 2 टेक्सोनोमिक एड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार आपको बोला है, हर्बेरियम की ये सबसे मेन है, इसके बाद म्यूजियम आता है। ठीक है, उसके बाद छोटी छोटी डेफिनेशन आती है, मैनुअल, मोनोग्राफ और फ्लोरा, जो जर्नली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो वो चीज़ें आप ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव्स में आपकी कंप्लीट डिटेल आएगी, लेकिन बेटा एनसीईआरटी मस्ट है। बायो में एनसीईआरटी के बिना कुछ भी नहीं है। जितना पॉसिबल हो आप एनसीईआरटी की बुक को रीड करने की कोशिश करो।
हालांकि नोट्स में मैं आपको पूरी एनसीईआरटी प्रोवाइड करा रही हूँ, साथ में डिटेल भी दे रही हूँ, लेकिन बेटा जब तक बुक रीडिंग की हैबिट नहीं डालोगे तब तक आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। और 90% से ज़्यादा नीट में एनसीईआरटी आती है, लेकिन जो डिटेल आती है उसका मेनली पार्ट होता है डाइवर्सिटी। तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट अभी चल रही है ये डाइवर्सिटी वाली यूनिट है, तो इसमें आपको डिटेल करनी पड़ेगी अगर आपको नीट एग्जाम्स देने हैं तो। और अगर सिर्फ आप एकेडमिक करना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी कर लो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। कुछ कुछ टॉपिक की थोड़ी बहुत डिटेल आपको करनी पड़ेगी, तो वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देखो हम लेते हैं हर्बेरियम। तो बेटा हर्बेरियम को किसने प्रपोज किया था? हर्बेरियम वाज प्रपोज्ड बाय लिनेयस। बेटा मैं बार बार बोलती हूँ कि लिनेयस का बहुत बड़ा रोल है। हमने बार बार पढ़ा है कि उसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया है, पढ़ा है ना हमने, क्लासिफिकेशन में भी उसका रोल रहा है। और इवन टैक्सोनॉमिक एड में हर्बेरियम भी किसके द्वारा प्रपोज किया गया है? लिनेयस के द्वारा। तो इसके कंट्रीब्यूशन को आप सेपरेटली भी याद कर सकते हो। बेटा एक सबसे मेन चीज़ क्या है, कोई भी टैक्सोनॉमिक एड हम स्टडी करेंगे तो उसमें हम पूछते हैं कि इसमें किस टाइप के रिकॉर्ड्स को रखा गया है, प्लांट्स के, एनिमल्स के। प्लांट्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्लोरा, एनिमल्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फोना। तो हर्बेरियम के अंदर जो भी, हर्बेरियम नाम से ही पता चल रहा है, हर मतलब क्या है? प्लांट्स। दैट मीन्स आपको हर्बेरियम में किसके रिकॉर्ड मिलेंगे? प्लांट्स के। दैट मीन्स इट हैज़ रिकॉर्ड्स ऑफ ओनली फ्लोरा। यहाँ पे फ्लोरा का मतलब है कि प्लांट्स के रिकॉर्ड आपके पास मिलेंगे। एक्चुअल में हर्बेरियम है क्या बेटा? हर्बेरियम एक स्टोर हाउस है। हर्बेरियम क्या है? स्टोर हाउस है। जैसे बेटा हमारी लाइब्रेरीज होती हैं जिसमें बुक की कलेक्शन होती है, ऐसे ही आपके हर्बेरियम होते हैं जिसमें हम प्लांट के स्पेसिमेन की कलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। लेकिन बेटा कैसे? सबसे मेन चीज़ है जो इसको बाकी टेक्सोनोमिक एड से डिफ्रेंशिएट करती है, पहली चीज़ तो यहाँ पर सिर्फ आपको प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन मिलेंगे। ठीक है, अब प्रिजर्व्ड भी कैसे? जिनको हमने डीपीपी किया। डीपीपी मतलब डी से क्या बनता है? ड्राइड, पी से प्रेस्ड, और सेकंड पी से आपका बनता है प्रिजर्व्ड। प्रेस्ड का मतलब क्या है बेटा? भाई जैसे हम छोटी क्लासेस में होते थे, हम क्या करते थे बेटा, न्यूज़पेपर के बीच में या अपनी बुक्स के बीच में फ्लावर्स लगाते हैं, लीफ लगाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं प्रेसिंग। एक हैवी वेट, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं, लेकिन एक लिटिल बिट वेट वाली किसी चीज़ के अंदर, पेपर या बुक के अंदर हमें प्लांट के मटेरियल को प्रेस करना है। क्या करना है? प्रेस, ताकि वो फुल्ली एक्सपोज्ड हो जाए। प्रेसिंग के टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि कहीं पे ओवरलैपिंग ना हो, वेल स्प्रेड हो हर पार्ट आपका, तो वो चीज़ें हम ध्यान देंगे। साथ में उसको ड्राई करेंगे और एंड में कोई प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन भी स्प्रे करते हैं ताकि वो प्लांट मटेरियल लंबे टाइम तक स्पॉइल ना हो। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका हर्बेरियम? इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन विच आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड। और किसके ऊपर प्रिजर्व करना है? इनको हमें शीट पे प्रिजर्व करना है, इसलिए उन शीट को हम बोलते हैं हर्बेरियम शीट। ठीक है, शीट कैसी हो सकती है? आप चार्ट पेपर की शीट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी थोड़ा सा हार्ड पेपर हम यूज़ करते हैं, खास करके चार्ट पेपर टाइप का पेपर हम यूज़ करते हैं, और फिर उस शीट पे उन स्पेसिमेन को लगा करके हम उनको क्या कर लेते हैं? प्रिजर्व कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो हम इनको प्रिजर्व कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं, तो वो स्टोरेज इनकी किस तरीके से होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आगे हम पढ़ेंगे भी कि इंडिया में जो अरेंजमेंट की गई है हर्बेरियम शीट की, वो बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग की गई है, तो वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो जो भी, जिस भी जगह पे जो भी वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम इन शीट को प्रिपेयर करते हैं।
ठीक है। और प्रिपेयर करके फिर हम इनकी प्रेसिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे और प्रिजर्व कर देंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि हर्बेरियम शीट जो होती है ना, उस पर कैसे मटेरियल हम लगाते हैं और उसके डायमेंशंस क्या क्या होती हैं। तो बेटा हर्बेरियम शीट पे अगर आपका प्लांट छोटा है तो हॉल प्लांट भी हम लगा सकते हैं, और अगर प्लांट बड़ा है तो हम प्लांट के पार्ट्स को भी लगा देते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि जो हर्बेरियम होता है ना बेटा, इट सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम। ये रिपोजिटरी होता है फ्यूचर जनरेशंस के लिए। स्टोरेज ऑफ हर्बेरियम शीट फॉर्म ए रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है? स्टोर हाउस होता है फ्यूचर यूज के लिए। हम हर्बेरियम शीट बना के उनको प्रिजर्व क्यों कर रहे हैं? ताकि इन फ्यूचर ये हमारी हेल्प करें किसी भी स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई करने में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानने में, उसकी वाइल्ड हैबिटेट कहाँ है, हमने उसको कहाँ से कलेक्ट किया है, तो उससे हमें बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाए। उसके लिए फ्यूचर यूज़ के लिए ये एक रिपोजिटरी का काम करता है, स्टोर हाउस का काम करता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच टेक्सोनोमिक एड यूज एज ए रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज, तो वो कौन सा है? हर्बेरियम। ठीक है। अब आता है हर्बेरियम शीट का डायमेंशन क्या होगा। तो शीट का जो डायमेंशन होता है इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो जनरली हम कहते हैं 30x45 सेंटीमीटर की शीट लेते हैं। मतलब 30 उसकी विड्थ होगी, 45 उसकी, ये इस तरीके से ऐसे लंबा हम ले रहे हैं तो ऐसे आपको 45 लेना है, और ये वाली चौड़ाई कितनी लेनी है? 30 लेनी है, 30 सेंटीमीटर लेनी है। या फिर इसी को हम इंच में ले तो हम बोलेंगे 11.5 इंटू 16.5। ये जो इसकी लंबाई है ये तो हमें लेनी है 16.5, और ये जो चौड़ाई है वो कितनी लेनी है? 11.5 इंच। ठीक है। लेकिन एक स्टैंडर्ड पूछ लेते हैं कई बार कि इंटरनेशनल साइज क्या है, तो वो इंटरनेशनल साइज भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्स में इनमें से कोई भी पूछ सकता है, तो आपको एक डायमेंशन याद नहीं करनी है, सारी याद करनी है। इंटरनेशनल साइज होता है 29x41 सेंटीमीटर। ये आपका इंटरनेशनल साइज है। जबकि हम जनरली यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? 30x45, लेकिन इंटरनेशनल साइज क्या है? 29x41 सेंटीमीटर। ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, ऐसी ड्राइड शूट जिनके वेल स्प्रेड लीव्स होने चाहिए या फ्लावर्स होने चाहिए, मैंने पहले कहा है ओवरलैपिंग ना हो, और उनके बीच में प्रॉपर स्पेस हमें इस तरीके से प्रेसिंग करनी है कि उनके बीच में प्रॉपर स्पेस हो। फिर उनको हम माउंट कर देंगे किसके ऊपर? हर्बेरियम शीट के ऊपर। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर प्लांट मटेरियल बहुत बड़ा है तो उसको हम एन या डब्ल्यू की शेप में अरेंज करते हैं। जैसे आपका प्लांट मटेरियल है, पहले इसको ऐसे लेके जाओ, फिर ऐसे फोल्ड करो, फिर ऐसे लेके जाओ। एन लेटर या डब्ल्यू लेटर की शेप में हम उनकी माउंटिंग करते हैं। अगर छोटा साइज है तो एज सच हम उसकी माउंटिंग कर देंगे, लेकिन अगर बड़ा साइज है तो एन अल्फ़ाबेट या डब्ल्यू अल्फ़ाबेट की फॉर्म में हम उनको अरेंज कर देते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगी आगे। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो लेबल हम लेते हैं उसके डायमेंशंस तो हमने ले ली कि सॉरी, शीट की डायमेंशंस तो हमने ले ली बेटा। देखो एक बार मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा देती हूँ। जैसे ये हमने शीट ले ली हर्बेरियम की। ठीक है। अब इस हर्बेरियम की शीट का इंटरनेशनल साइज अगर हम देखूं तो मैंने ये लिया है 29 सेंटीमीटर और ये लिया है 41 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर हमें क्या करना होता है बेटा, इसके ऊपर राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में एक लेबल लगाना होता है। क्या लगाना होता है? लेबल। लेबल किसके लिए? एक इंफॉर्मेशन के लिए कि जो भी आपने इसके ऊपर मटेरियल लगाया है वो मटेरियल किसका है, वो मैं बताती हूँ। लेबल सबसे पहले हम देख लेते हैं लेबल का डायमेंशन क्या होता है। तो लेबल हमें लगाना है 7x12 सेंटीमीटर का। कितना लगाना है? 7x12 सेंटीमीटर का। ऐसा ये हमने ले लिया 7 सेंटीमीटर और ये ले लिया 12 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर इस लेबल पे हमने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, देखो क्या क्या इस पे पता होना चाहिए। एक तो होना चाहिए डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन।
कि शीट के ऊपर आपने जो भी मटेरियल लगाया है वो आपने कब कलेक्ट किया और किस प्लेस से कलेक्ट किया, दोनों चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। उसके बाद आपको उस प्लांट का, जो भी आप प्लांट मटेरियल लगा रहे हो, उसका इंग्लिश नेम भी आपको बताना होता है कि उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, उसका लोकल नेम भी बताना होगा और बोटैनिकल नेम भी बताना होगा, क्योंकि प्लांट है तो हम बोटैनिकल नेम भी बोल सकते हैं। साइंटिफिक नेम भी आपको बताना होगा, इंग्लिश नेम और लोकल नेम। और एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी में सबसे मेन चीज़ हमें मेंशन करनी होती है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी मानी जाती है, फैमिली। हमने पहले भी कहा था फैमिली एक ऐसी टेक्सोनोमिक कैटेगरी है विच इज बेस्ड बोथ ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। तो जब भी हम हर्बेरियम शीट बनाते हैं तो उसमें हम फैमिली जरूर मेंशन करते हैं उस प्लांट की, ठीक है। और साथ में हम मेंशन करते हैं कलेक्टर नेम, कि जिसने ये प्लांट मटेरियल कलेक्ट किया, ये शीट बनाई, उसका नाम क्या है। तो हमने इस लेबल पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दी बेटा, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बोटैनिकल नेम, उसकी फैमिली हमने बताई और उसके कलेक्टर का नेम बताया। और जो भी आपके पास प्लांट मटेरियल है, अगर वो बड़ा है तो हमने एन या डब्ल्यू अल्फ़ाबेट की फॉर्म में लगाया, अदरवाइज जो भी प्लांट है उसको हमने वाइड स्प्रेड करके इस तरीके से लगा दिया। एक एक चीज़ बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए, कहीं पे भी आपकी ओवरलैपिंग ना हो, क्या ना हो, ओवरलैपिंग ना हो, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, हर्बेरियम सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम एंड टेक्सोनोमिक स्टडी। भाई जब हम टेक्सोनोमिक स्टडीज़ करते हैं तो हमें क्या चाहिए, प्लांट मटेरियल चाहिए। तो हमें बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में हमें कोई रेफरेंस चाहिए, कोई प्लांट मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा, हम कहाँ से प्लांट मटेरियल लें, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो अगर हमें कोई क्विक रेफरेंस दे सकता है तो वह क्विक रेफरल सिस्टम का काम कौन करता है, हर्बेरियम शीट, क्योंकि इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कलेक्टर नेम, तो हमें बहुत इजीली यहाँ से रेफरेंस मिल जाती है। तो ये एक क्विक रेफरल सिस्टम का काम करता है, ठीक है। इंडिया में जो हर्बेरियम शीट होती हैं दे आर अरेंज अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम। ध्यान रखना, हमने कहा था कि जो हर्बेरियम शीट होंगी वो किसके अकॉर्डिंग अरेंज होंगी, मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इंडिया में जो मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो किसको माना गया है, प्लांट के केस में बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम को। तो हमने हर्बेरियम शीट को इसके अकॉर्डिंग अरेंज किया है, ठीक है। अब हम ले लेते हैं हर्बेरियम के एग्जांपल्स कि हर्बेरियम कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, ये रिपोजिटरी ये हमें कहाँ कहाँ मिल सकती है। तो अगर हम बात करें लार्जेस्ट हर्बेरिया की, सबसे बड़ा हर्बेरिया कहाँ बनाया गया है, अगर हम बात करें लार्जेस्ट हर्बेरिया की, तो इट इज़ सिचुएटेड इन रॉयल बोटैनिकल गार्डन। अब आप कहोगे मैडम ये तो बोटैनिकल गार्डन है, बेटा क्योंकि बोटैनिकल गार्डन में प्लांट के लाइव स्पेसिमेन हमें मिल जाते हैं। तो ज़्यादातर जो हर्बेरियम होते हैं वो भी कहाँ बनाए जाते हैं, बोटैनिकल गार्डन के पास ही बना लिए जाते हैं, ठीक है, ताकि वहीं से हम प्लांट मटेरियल को कलेक्ट करें और उनको प्रिजर्व कर लें। लेकिन दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बोटैनिकल गार्डन में आपको लाइव प्लांट मिलेंगे, जबकि हर्बेरिया में हम उन्हीं प्लांट मटेरियल को ड्राई करके, प्रेस करके और प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, शीट के ऊपर। तो ये लाइब्रेरी की तरह ही होता है, बट ऐसे ही रैक बने होते हैं, उसमें फाइल लगी होती हैं, फाइलों में आपकी हर्बेरियम शीट होती हैं जिनको हम अरेंज करते हैं। तो ये जो रॉयल बोटैनिकल गार्डन का हर्बेरियम है ये कहाँ लोकेटेड है, क्यू लंदन में। ये सबसे लार्जेस्ट हम बता रहे हैं, तो लार्जेस्ट किस बेसिस पर बता रहे हैं कि इसमें कितनी हर्बेरियम स्पेसिमेन रखे गए हैं। तो इसमें 6.5 मिलियन हर्बेरियम के स्पेसिमेन रखे गए। कितने स्पेसिमेन रखे हैं, 6.5 मिलियन हर्बेरियम स्पेसिमेन, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें लार्जेस्ट इन इंडिया की, कि इंडिया में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट हर्बेरियम है
सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। कहाँ लोकेटेड है? सीपुर, कोलकाता में। ये कहाँ मिलेगा हमें नेशनल सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम? ये बेटा बनाया गया है इंडियन बोटेनिकल गार्डन में। मैंने बता दिया था पहले भी कि बोटेनिकल गार्डन के आसपास ही आपका क्या बनाया जाता है? हर्बेरियम बनाया जाता है मोस्टली, ताकि वहीं से प्लांट मटेरियल कलेक्ट करें और वहीं पे प्रिजर्व करें। इसके अंदर 2 मिलियन हर्बेरियम स्पेसिमेन है। कितने हैं? 2 मिलियन हर्बेरियम स्पेसिमेन। इसके अलावा इंडिया में और अगर हम बात करें तो एक फेमस है मद्रास हर्बेरियम। मद्रास जो हर्बेरियम है बेटा, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में आपका लोकेटेड है। इसके अंदर 1,50,000 स्पीसीज को रखा गया है। इसी तरीके से हर्बेरियम ऑफ नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI, NDRI नहीं है बेटा, NBRI, इसका जो हर्बेरियम है लखनऊ में है, यूपी में, क्योंकि NBRI कहाँ है आपका? लखनऊ, यूपी में। इसके अंदर 80,000 स्पीसीज को रखा गया। ठीक है, तो ये थे कुछ हर्बेरियम के एग्जाम्पल्स कि कहाँ कहाँ आपके हर्बेरियम बनाए गए हैं, कौन कौन से फेमस है। अब हम बात कर लेते हैं कि हर्बेरियम शीट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? स्पेसिमेन चाहिए। अब उन स्पेसिमेन की कलेक्शन के लिए हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए, हम उन टूल्स की बात करें। उनके स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या टूल चाहिए? तो जैसे कि अगर कोई अंडरग्राउंड पार्ट है, उसको लेने के लिए हमें क्या चाहिए? डिगर चाहिए। ठीक है, या सिकल, कुछ पार्ट को रिमूव करने के लिए हमें सिकल चाहिए। ठीक है, सिकल चाहिए होती है। नाइफ भी कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। कई केसेस में सीजर हमें चाहिए होता है। तो ये तो प्लांट पार्ट को ऑब्टेन करने के लिए चाहिए। अब एक चीज़ आपको पता है, जैसे हम किसी भी प्लांट की लीफ को तोड़ते हैं, मतलब खेतों में चले गए, अगर हमें 1 घंटा लग गया घर पे आने में, उसकी प्रेसिंग करने में, तो वो प्लांट तो क्या कर देगा? वाटर को लॉस कर देगा और सिकुड़ जाएगा। और जब वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है तो वो प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं हो पाता है, तो उसकी प्रेसिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है, तो हम उसके कैरेक्टर्स को इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमारे सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमें उन प्लांट पार्ट को फ्रेश रखना था। जब तक हम उसकी प्रेसिंग नहीं कर देते तब तक हमें उनको फ्रेश रखना होता है। तो इसके लिए हम एक मेटल का बॉक्स यूज़ करते हैं, वस्कुलम, या फिर कई केसेस में हम पॉलीथीन बैग यूज़ करते हैं, या फिर हम कई बार क्या करते हैं, प्रेसिंग वहीं पर हम कर लें, इसके लिए हम ओल्ड न्यूज़पेपर ले जाते हैं या मैगजीन ले जाते हैं। कई बार हम ये भी साथ में ले जाते हैं। ठीक है, ताकि हम प्लांट मटेरियल को वहीं पे क्या कर ले? प्रिजर्व कर ले। ठीक है, या प्लांट प्रेस आते हैं आर्टिफिशियल, हम उनको भी लेके जा सकते हैं। एक नोटबुक हम रखते हैं, किसके लिए? कुछ नोट करना हो तो उसके लिए हमें नोटबुक और क्या चाहिए? पेन चाहिए। और कुछ पार्ट अगर माइन्यूट से हैं तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें मैग्नीफाइंग लेंस भी चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होता है? मैग्नीफाइंग लेंस। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखना, ये तो थे प्लांट के मटेरियल, लेकिन अगर आपका प्लांट पार्ट सुकुलेंट है, सुकुलेंट मतलब फ्लैशी, जैसे कि आपके फ्रैट्स, ये फ्रूट्स होते हैं, ट्यूबर्स होते हैं, राइजोम होते हैं, तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है? उसको हम शीट पे तो लगा नहीं सकते हैं, तो उन केसेस में हम क्या कर लेते हैं? एक बॉटल के अंदर उनको प्रिजर्व कर लेते हैं। और बॉटल के अंदर हमने क्या डाला है? एक प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन डाला है। क्या डाला है? प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। अब वो प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन क्या है? हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं FAA। FAA क्या होता है? फॉर्मेलिन एसिटिक एसिड। अब इसकी कंपोजिशन क्या होती है? कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कैसे बनाते हैं इसको, तो इसमें हम लेते हैं बेटा 10 ml फॉर्मेलिन, 5 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड, 50 ml
95% इथाइल अल्कोहल हमें लेना होता है। 50 ml 95% इथाइल अल्कोहल हम यूज़ कर लेते हैं और इसके अंदर हम 35 ml वाटर ऐड कर देते हैं। तो कितना हो गया? 50, 35, 85, 90 और 100 ml। इस तरीके से हमने एक 100 ml की कंपोजिशन हमने स्टडी कर ली है। तो जितना भी आपको सॉल्यूशन चाहिए इस कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं और इन प्लांट मटेरियल को हम उसके अंदर प्रिजर्व कर लेते हैं। अब आता है बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो डिटेल में पूछा जाता है, हर्बेरियम टेक्निक के स्टेप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो हमने पढ़ा, फील्ड विजिट करें, ठीक है, क्योंकि फील्ड विजिट हमें करनी पड़ेगी अगर हमें प्लांट मटेरियल को कलेक्ट करना है। दूसरा क्या होता है, उसका स्पेसिमेन कलेक्शन करें, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी प्रेसिंग करें और उसको ड्राई करें और फिर हम क्या करते हैं, उसकी प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व क्यों करते हैं? ताकि जो हर्बेरियम के पेस्ट होते हैं वो उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे, लंबे टाइम तक हम हर्बेरियम शीट को क्या कर पाए, प्रिजर्व कर पाए। तो इसी स्टेप को हम प्रिजर्विंग या पॉइजनिंग भी कहते हैं। तो पॉइजनिंग क्या करती है बेटा, ये स्पेसिमेन को अनपैलेटेबल बना देती है। इट मेक स्पेसिमेन अनपैलेटेबल टू हर्बेरियम पेस्ट, ताकि हर्बेरियम पेस्ट जो है वो इनको डिस्ट्रॉय ना कर पाए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि हम कैसे प्रिजर्व करें, क्या मेथड है इसके। तो यहाँ पर मैं आपको 3 अलग अलग मेथड बताऊंगी जो हम प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करेंगे। क्या, या तो हम स्पेसिमेन को ट्रीट करें 0.1% मर्क्यूरिक क्लोराइड। बेटा ये पॉइंट एग्जाम्स में आ जाता है। अब मर्क्यूरिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, HgCl2। आपको ऑप्शन में कहीं पे Hg2Cl2 लिखा होगा, कहीं पे HgCl लिखा होगा, ठीक है। तो ये इसके साथ हम ट्रीट क्यों करते हैं, ताकि हम प्लांट स्पेसिमेन को फंगल अटैक से बचा लें। ध्यान रखना, मर्क्यूरिक क्लोराइड से क्यों ट्रीट करते हैं, फंगल अटैक से बचाने के लिए। या कई बार हम क्या करते हैं, DDT, नैफ्थलीन बोल या फिर हम कार्बन डाइसल्फाइड भी यूज कर देते हैं एज ए, इनको पेस्टिसाइड हम यूज कर लेते हैं कई बार, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। कई बार हम सिंपली रिपेलिंग केमिकल्स भी यूज कर देते हैं कि सिंपली हमें किल नहीं करना है, हमें क्या करना है, रिपेल करना है पेस्ट को। जैसे कि हमने नैफ्थलीन बोल डाल दी, ठीक है, या मोथ या नैफ्थलीन बोल हम डाल देते हैं, ठीक है। तो रिपेलिंग केमिकल्स भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमने प्रिजर्व को जो आपका मटेरियल था, प्लांट मटेरियल, उसको प्रिजर्व कर दिया। अब हमें क्या करना है, उसकी माउंटिंग करनी है। माउंटिंग करने का मतलब है हर्बेरियम शीट पे उसको लगाना है हमें। तो लगाने के लिए हमें स्टैंडर्ड साइज़ की हर्बेरियम शीट चाहिए। वो क्या होती है, 29x41 सेंटीमीटर, या जो भी हमने अलग अलग डायमेंशंस बताई थी। तो माउंटिंग का सिंपली मीन होता है कि जो भी आपने मटेरियल प्रिजर्व कर लिया है, अब आपको उसको शीट पे लगाना है। उसके लिए मैंने बताया था, अगर छोटा साइज़ है मटेरियल का तो एज सच हम लगा देंगे, बड़ा है तो या तो N अल्फ़ाबेट की फॉर्म में लगाएंगे या W की शेप में हम उसको लगा देंगे। इसके बाद आता है स्टिचिंग। कई बार क्या होता है कि हम माउंटिंग कर देते हैं ग्लू की हेल्प से, लेकिन कई बार वो बहुत जल्दी निकल जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर हम क्या करते हैं, उस स्पेसिमेन की स्टिचिंग कर देते हैं। तो या तो हमने उसको प्रॉपर पेस्ट से पेस्ट कर दिया, पेस्टेड कर देंगे, या फिर उसको स्टिच कर देंगे। किसके ऊपर, हर्बेरियम शीट के ऊपर। तो वो स्टेप आपका हो जाता है स्टिचिंग। फिर हम लास्ट में क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं। लेबल हमने लगा दिया और फिर लेबल हमने कितना लगाया, 7x12 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हमने पहले से ही एक लेबल की कटिंग कर ली, उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो हमने लिख दी, जैसा कि हमने बताया डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, वो सब कर लिया। और उसके बाद इसको शीट के राइट बॉटम कॉर्नर पे हमने लगा दिया
और लास्टली फिर हमने उस मटेरियल को क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया किसके अंदर, हर्बेरियम के अंदर। रैक बने होते हैं जहाँ पर हम इन शीटों को मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं बेटा, अरेंज कर देते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा।